नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं सैन्य दिवस विशेष। आज सेना डे है और आज के सेना दिवस के मौके पर तमाम सैनिकों को जो वर्तमान में है, पूर्व सैनिक है, इन सब सैनिकों को मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हुए नमन करता हूं और हिंदुस्तानियों को भी ऐसा नमन करने के लिए आह्वान करता हूं। लेकिन क्या केवल हाथ जोड़ के नमन करना, मन में इच्छा व्यक्त करना इतना ही पर्याप्त है या इससे आगे बढ़कर कुछ हो सकता है? एक राष्ट्रवादी विचारों का चैनल होते हुए जिस चैनल का चरित्र एक सैनिक का है, वो चैनल क्या कहेगा, ये जब मैंने सोचा तो मैंने आज का ये बिंदास करने का निर्णय किया, जिस बिंदास का विषय है कि हर हिंदुस्तानी को, जी हाँ ध्यान से सुनिए, हर हिंदुस्तानी को, जिसमें मैं भी, आप भी, मेरे बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी, आपके भी बच्चे, हर हिंदुस्तानी को सेना की शिक्षा और कुछ समय के लिए सेवा अनिवार्य करनी चाहिए। तभी ये देश किस डिसिप्लिन में आएगा, राष्ट्रवाद हर खून में जाएगा। नहीं तो ये जो लोकतांत्रिक आजादी के नाम पर हमने देश का बहुत बैंड बजाया है, और इसलिए अगर ठीक से इस देश को खड़ा करना है तो क्यों ना हर नागरिक को सैन्य शिक्षा और कुछ समय की सैन्य सेवा अनिवार्य की जाए। क्या है आपका कहना? आज कॉल कर कर हम हिंदुस्तानियों को बोलने का ज्यादा मौका देंगे। उसके पहले विस्तार से मुद्दे को समझिए। आज हमारी सेना अपना 69वां सेना दिवस मना रही है। आज ही के दिन यानी 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय कमांडर चीफ ऑफ फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली। भारतीय सेना ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। अब तक 5 युद्ध लड़े। हर प्राकृतिक आपदा में देशवासियों के साथ खड़ी रही हमारी सेना। जी हाँ, हमारी सेना का हर कदम हमें गर्व से सीना चौड़ा करने को मजबूर कर देता है। भारतीय सेना का लोहा अब तो दुनिया भी मानने लगी है। लेकिन वहीं हमारे अपने देश में युवाओं की रुचि सेना में कम होती दिखाई दे रही है। जब हमारे हर नागरिक को एक सैनिक होना चाहिए, ऐसे में हमारे युवा आधुनिकता की आंधी में मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। लेकिन अब युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाना होगा। युवाओं को आदर्शवादी और अनुशासनवादी बनना होगा। इसके लिए हर प्राइमरी स्कूल में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना होगा। बच्चों को शुरुआती शिक्षा के साथ सेना के आदर्श और अनुशासन सिखाना जरूरी है। ऐसे में बच्चे शिक्षा के साथ साथ आदर्शवादी और अनुशासन प्रिय बने रहेंगे। सैन्य अभ्यास के जरिए बच्चों का सही से शारीरिक और मानसिक विकास होगा। बच्चों को हमारे सैनिकों की शहादत के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों में शुरू से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर जाएगी। जब हमारे बच्चे शुरू से ही आदर्शवादी और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो मजाल है कोई भारत की ओर आंख उठाकर भी देखे। दुश्मन के हर षड्यंत्र बेकार हो जाएंगे। भारत सफल और आदर्शवादी युवाओं का देश बन जाएगा, क्योंकि अभी हमारे युवाओं को कोई भी अपने तरीके से ढाल लेता है, जैसे चाहे वैसे हमारे युवाओं का दुरुपयोग करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी युवाओं में देशभक्ति की भावना जगानी होगी। फिर न कश्मीर में आतंकी हमले होंगे, न असम में घुसपैठ। हर युवा एक सैनिक होगा। हर युवाओं को पता होगा कि कौन देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है भारत में रहकर, कौन दुश्मन को सह दे रहा है। दुनिया में कई देश हैं जो अपने हर नागरिक को सैन्य शिक्षा दे रहे हैं। ये देश हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं, फिर भी कोई इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि इनका हर नागरिक देश का सैनिक है। मगर हमारे यहाँ सैनिकों के सम्मान को ही ठेस पहुंचाई जाती है। सैनिकों की शहादत का अपमान किया जाता है। सैनिकों की शहादत को धर्म और जाति तक में बांटा जाता है। ऐसे में देश कैसे एकजुट हो पाएगा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर टीपीएस त्यागी जी है। टीपीएस त्यागी जी वीर चक्र प्राप्त सैनिक है। त्यागी जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आज हम आपके साथ जुड़कर ये तीसरा बिंदास बोल करें। 900 बिंदास में तीसरी बार ये मुद्दा हम उठा रहे आज सैन्य दिवस विशेष पर। क्या हर भारतीय को सैन्य शिक्षा अनिवार्य और सैन्य सेवा कुछ समय के लिए अनिवार्य की जाए? आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, दर्शकों की भी प्रतिक्रिया लेंगे और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ शो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या अन्य देशों में क्या है व्यवस्था, उसको पहले देखते हैं। जी, पैकेज देखते हैं।
आर्मी शिक्षा न सिर्फ बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती है। ऐसे में कुछ देश अपने यहाँ प्राइमरी शिक्षा से ही आर्मी एजुकेशन को शामिल कर रहे हैं। इन देशों के युवा और युवतियां शिक्षा के साथ ही सेना के लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद युवाओं पर निर्भर करता है कि वो सेना में सेवा दें या फिर कोई दूसरा पेशा अपनाएं। लेकिन सभी युवाओं में सेना की तरह सोचने की और काम करने की शक्ति होती है। इन देशों में सबसे बड़ा नाम है इजराइल का। इजराइल एक छोटा सा यहूदी देश है। इस यहूदी देश को अरब का हर देश खत्म करना चाहता है। पहले तो यहूदियों को अरब से भगाया गया, फिर सारे यहूदी इजराइल में जाकर इकट्ठे हुए। इजराइल के लोगों पर हर ओर से हमले का खतरा मंडराता रहा। ऐसे में वहां की सरकार ने अपने हर नागरिक को खतरों से निपटने के लिए तैयार किया। सरकार ने सबसे पहले स्कूलों में शिक्षा के साथ आर्मी शिक्षा को भी लागू किया। इजराइल के हर स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ अब आर्मी शिक्षा दी जाती है। इजराइल में लड़कियों को भी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती हैं। वहीं स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान में भी बच्चों को स्कूली स्तर पर सैन्य शिक्षा दी जाती है। स्कूली स्तर पर हमारे यहाँ भी सैन्य शिक्षा का चलन है, लेकिन यहाँ बच्चे सिर्फ अपनी मर्जी से ही एनसीसी कैडेट में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। इससे न सिर्फ बच्चे स्वस्थ रहेंगे बल्कि तंदुरुस्त भी होंगे। तो त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सपना था जिसकी बात हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री सर्विस, इस दो में थोड़ा फर्क है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। कुछ तो ऐसे देश भी हैं, 6 कंट्रीज ऐसी हैं कि जिसमें मिलिट्री सर्विस और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों कंपलसरी हैं, और वो केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि छात्राओं के लिए भी, जिनके अंदर आती हैं क्यूबा, इजराइल, नॉर्थ कोरिया वगैरह, ऐसी 6 कंट्रीज हैं। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम प्रथम चरण में मिलिट्री हम कम से कम सोचते नहीं ना, जब देश की बात आती है तो हम मैक्सिमम सोचते हैं। तो मैक्सिमम तो ये है कि यहाँ मिलिट्री सर्विस हर एबल बॉडीड यूथ के लिए कंपलसरी की जाए। बिल्कुल, कम से कम मिलिट्री ट्रेनिंग तो की जाए। आवश्यकता इसकी आज की तारीख में और भी ज्यादा 3 कारणों की वजह से बढ़ जाती है। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी कंट्री का जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो करीब 13,500 किलोमीटर है, जिसमें करीब 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा है। अब इतनी बड़ी सरहदी सीमा को केवल 13 लाख की फौज हर कदम पे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकती। लिहाजा आवश्यकता है कि जो हमारे देश के युवा हैं उनको भी कम से कम बेसिक ट्रेनिंग हो, पहली बात। दूसरा कारण ये है कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, और हम अपने हालांकि मैं पड़ोसी को नहीं बदल सकती, इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, हमारे आप तो सैनिक है, पाकिस्तान को जीत लो, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान हो जाएगा, क्यों नहीं बदल सकते? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जब तक ऐसा होता है, वो तो मजबूर राजनेता जो है ना, वो बहाना बनाते हैं। हमारे आपके जैसे सैनिकों ने तो यही कहना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि आतंकवाद का खतरा ये जो आज की तारीख में बढ़ रहा है, इस आतंकवाद के खतरे को देखते हुए भी जरूरी है कि हमारा यूथ जो है उसको बेसिक ट्रेनिंग हो। और तीसरी बात, हमारे देश का स्पेशल कैरेक्टर, हमारे देश में कंपोजिट कल्चर है। सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आए दिन यहाँ कहीं ना कहीं कम्युनल डिसहार्मनी या सांप्रदायिक तनाव की आशंका बनी रहती है। ऐसे में हर जगह फौज को नहीं बुलाया जा सकता या अर्धसैनिक बलों को नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए युवाओं की वो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिल्कुल, ऐसे है कि कई मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों के ऊपर जाएंगे। हमारे दर्शक भी बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनके लिए हम ये योजना ला रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ला रहे हैं, उनके पोतों के आगे की पीढ़ियों के लिए ला रहे हैं, हम सबके देश के लिए ला रहे हैं। इसलिए हमारे दर्शकों का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। जय हिंद। बताइए क्या कहना है आपका? आप लाइव में जुड़ चुकी है, बोलिए। नमस्कार।
नमस्ते। हाँ, मुझे कहना है कि हाँ, आज की जो पीढ़ी है वो इसमें जुड़ना चाहिए। हाँ है, मुझे ये कहना है कि आज की जो पीढ़ी है उस मीन्स हर एक को जोड़ना चाहिए इसमें सेना में, क्योंकि आजकल की पीढ़ी है जो कोई भी देश के लिए कुछ भी खातिर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा इससे कहना है कि आज हर एक चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, देश के लिए खातिर कुछ करे, क्योंकि आज हम आप कहाँ से बोल रही है? चलिए, शायद संपर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहली ही कॉल हमारे सामने सकारात्मक है, इस योजना में सहभागी होने वाली है। अगली कॉल को सुनते हैं। जय हिंद। हाँ जी, साडे जी पंजाब च हुण पहला सब तो ज्यादा पंजाब च NCC दा कैंप पूरे लगदे सीगे जी। ਉਹ ਥਾਂ लेके भी जाते सी, हुण कोई नहीं लेके जाता जी। हाँ जी। धन्यवाद। त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, बात पंजाब की हुई है, इसलिए एक बात को करना जरूरी है कि पंजाब, जो कि सेना में कभी जाने वाले सबसे ज्यादा जवान पंजाब से होते थे, उस पंजाब को आज निशाना बनाया गया है ड्रग्स का। आज मतलब पिछले लंबे समय से खालिस्तान आतंकवाद के बहाने देश से अलग तोड़ने, राष्ट्रभक्ति को कम करने और नशा के बहाने जीवन से तोड़ने का, भ्रमित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, यह षड्यंत्र दूर होने के लिए भी सेना में जाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मान लीजिए दो चीज़ें, मान लीजिए कि अगर पंजाब के बॉर्डर के ऊपर पूर्व सैनिकों को, जिन्हें गौरव सेनानी कहते हैं, उनको बसा दिया जाता, वहाँ की खेती बाड़ी की जमीन उनको दे दी जाती, तो मजाल है कि किसी तरह की कोई स्मगलर एक्टिविटी या आतंकी घुसपैठ हो जाती। चाइना ने ऐसा किया हुआ है सर, मैं बताना चाहूंगा। और भी कई देशों ने किया है जी। नहीं, सीमा चाइना पर सैनिकों को बसाने में इजराइल भी है। इजराइल भी है, इजराइल भी। और यही कारण है, आपने कभी इजराइल में या चाइना में आतंकी घुसपैठ के बारे में सुना है? और अगर वहाँ पे पूर्व सैनिक होते और पूरे बॉर्डर के ऊपर होते, तो निश्चित है कि वहाँ के युवाओं को भी वो पूर्व सैनिक ट्रेनिंग के बारे में बताते, उनको सैनिक ट्रेनिंग करवाते। ये कंपलसरी हो जाना सर और भी कई कारणों से बिल्कुल, हम एक एक कारण लेंगे, एक कॉलर एक कारण आपके पास आएंगे। एक कॉलर के पास चलते। जय हिंद, बोलिए। जी जी, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ ठीक है। मैं पूर्व लाइफ दत्तू सिंह भदौरिया। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, फरकाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो है ना सैनिक शिक्षा कंपलसरी होना चाहिए और अधिकारियों को भी होना चाहिए, सबको। उसमें अधिकारी भी है, नेता भी है। जो पूर्व जो मतलब ऐसा है कि पूर्व IAS पहले होता था, इनको ट्रेनिंग में जाना पड़ता था, अब ये नहीं करते हैं, इनको भी ट्रेनिंग देना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। कितना विरोधाभास है त्यागी जी। इस देश का राजनेता, मतलब मैं केवल इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 70 सालों में जो रक्षा मंत्री बने हैं, उनकी रक्षा मंत्री के तौर पर राजनीतिक एलिबिलिटी पर, इजिलिटी पर या उनकी क्षमता पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, पात्रता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कितना अच्छा होता अगर वो कुछ साल तक सीमा पर अगर गुजर के आए होते, तो उनको उस सैनिक का दर्द और ज्यादा नजदीक से महसूस होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कही आपने यही बात, और यही हमारे देश की विडंबना है। आप ये देखिए कि जो IAS ऑफिसर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो राजनेता हैं, उनमें से किसी ने भी क्या कभी किसी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में एक रात बिताई है? और जब नहीं बिताई है तो उनको इस बात का तजुर्बा नहीं है कि जब गोली आती है या गोली ना भी आए, जब खतरा सिर के ऊपर रहता वहां है, तो केवल रहना भी बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो जब उनको इस बात का तजुर्बा नहीं है, दुख की बात यह है कि फौज के मामले में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमारी सरकारें उन लोगों से लेती हैं जिन्हें सेना के बारे में मालूम नहीं है। सेना के रैंक, इंडियन आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट से जनरल तक बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को मालूम नहीं होंगे। रेंज क्लासिफिकेशन क्या होता है नहीं मालूम होगा, बैटल इनोकुलेशन क्या होता है नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर निर्णय कैसे ले पाते हैं? बिल्कुल, और इसीलिए ये शिक्षा अनिवार्य है। अगले कॉल होनी चाहिए। जय हिंद, हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो,
क्या कहना है? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने इस समय जो ये मुद्दा उठाया है, जी मैं देख रहा हूं कि जो है, लगातार बोलते रहिए। हेलो, लगातार बोलते रहिए। चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होता है आप लगातार बात को कहिए, तभी आप कह पाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश जी। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, हेलो, बोलते रहिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये जो आपका जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है कि हमारे देश में भारतीय सेना, हमारे देश में जो है मिलिट्री एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। इससे आज के बच्चे जो है अनुशासित होंगे और ऐसे हमारे देश के हालात है, इन हालातों को देखते हुए भी भारतीय सेना, हमारे देश में मिलिट्री सेना एजुकेशन जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ। सुरेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अपने आज जो बता रहे हैं इसको, हाँ जय हिंद। बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। बोलना ये चाहता हूँ कि सुरेश जी पहले बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे को ये है कि खेद ये है कि अपन जब जहाँ से स्वाधीनता हुआ तो उसी समय से इसको क्यों नहीं शुरू किया गया। इसमें क्या होता है कि अपने देश के लोग बात को देश प्रेम की शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं इनको, और जितना भी चीज अपन को सिखाना है वो छोटा से इनको सिखा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और मैंने पहले भी कहा है कि आजादी के समय से इसको करने के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उन्होंने तो आजाद हिंद फौज बनाई थी और लाखों युवाओं को उसमें सम्मिलित किया था। हिंदुस्तान के युवा नहीं जा पाते थे तो जो दूर कैद में कई ब्रिटिशों के द्वारा युद्ध में जो कैदी बनाए गए थे उनको लेकर विदेशी जेलों से छुड़ाकर उनको अपने सेना में सम्मिलित किया गया था। ऐसे सुभाष बाबू के सपने को केवल सपना है इसलिए नहीं बल्कि देश के लिए जरूरी है इसलिए भी पूरा करना आवश्यक है। हम कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश प्रेम की भावना हर देशवासी में जागेगी। कुछ भारत के ही लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, युवाओं को देश के खिलाफ भड़काते हैं। युवा भी देश और देश के प्रतीकों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है सभी को देश प्रेम की बात रखने की। आर्मी के आदर्श सभी युवाओं में आने चाहिए। आज युवाओं में आदर्शों की कमी दिखाई दे रही है। आधुनिकता के नाम पर हमारे युवा किसी दूसरे ही रास्ते पर जाने को तैयार हैं, क्योंकि युवाओं को सेना के आदर्शों के बारे में भी पता नहीं है। हंसते हंसते एक सैनिक कैसे देश सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। युवाओं में सेना जैसे अनुशासन की कमी, अनुशासन तो जैसे आज हमारे युवाओं में खत्म ही हो गया है। अनुशासन के नाम पर युवा नाइट पार्टियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में युवाओं में कई बीमारियां पैदा होने लगी हैं, जिनमें कई खतरनाक बीमारियां भी हैं, जो कई ऐसे वायरसों में होती हैं जो कुछ कंपनियों द्वारा फैलाई जाती हैं। भारतीय युवाओं ने नियमित शारीरिक अभ्यासों को त्याग दिया। आर्मी में हमेशा फिट और चुस्त रहना सिखाया जाता है। ऐसे में सैनिक हर रोज व्यायाम और शारीरिक अभ्यास करते हैं, लेकिन आज हमारे युवाओं व्यायाम और शारीरिक अभ्यास करना तो दूर, समय पर खाना भी नहीं खाते। ऐसे में युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। भारतीय युवा सेना से मुंह मोड़ते। हमारे कई तथाकथित नेताओं ने कहा है सैनिक तो मरने के लिए ही सेना में जाते हैं। कुछ लोगों के ऐसे बयानों से सेना और सेना में जाने वाले युवाओं का मनोबल कम होता है। जब युवा सोचेगा कि तो वो सिर्फ सेना में मरने के लिए ही जाता है तो ऐसे में वो क्यों सेना में जाएगा। अब युवाओं को ये बताने की जरूरत है कि सैनिक ही हमारे देश के असली हीरो हैं। त्यागी जी, जो बात इसमें स्वास्थ्य को लेकर आई है, आज युवाओं का हिंदुस्तान हम कहते हैं, लेकिन आज के युवाओं की स्थिति क्या है? जो करियर बनाने के लिए लगे हुए इतने ज़्यादा लगे हैं कि शरीर के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और दूसरे तरफ वो गरीब युवा है जिनकी गरीबी या मजबूरी इतनी खराब है कि वो शरीर के तरफ ध्यान नहीं दे रहे। दोनों स्थिति में शरीर मार खाता है। बिजनेसमैन बिजनेस सक्सेस करने के लिए शुरू में इतना ज़्यादा शरीर को घिसता है, तब शरीर के तरफ नहीं देखता। जब पैसा कमा लेता है तब इतना पैसा लगाने के लिए तैयार होता है शरीर बचाने के लिए कि तब पैसे को नहीं देखता। क्या
अगर सेना में हर भारतीय जाएगा तो बिजनेसमैन हो, युवा हो, गरीब हो, करियर करने वाला हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सैनिक ट्रेनिंग का मतलब है गोली चलाना। दरअसल में ऐसा नहीं है। सेना की ट्रेनिंग का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट करना। कल को अर्थक्वेक आते हैं, कल को फ्लड्स आते हैं, कल को कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आ जाती है, उस वक्त केवल 13 लाख की फौज जो बॉर्डर पे है उसको नहीं बुला सकते कि स्थिति नियंत्रण में करें, और वहां से खाली भी नहीं कर सकते। आज तक ऐसा हो रहा है। तो उसमें आवश्यकता है कि हर युवा को थोड़ा मालूम हो, न केवल डिजास्टर ट्रेनिंग का। दरअसल में सैनिक ट्रेनिंग में एक चीज जो अनायास, जो लेटेंट और जो आवश्यक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले दिन से उसके दिमाग में नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीयता का भाव आ जाता है। मैंने शरीर वाला सवाल पूछा, इस पर बात करते, उस सवाल पे बाद में आएंगे। फिजिकल फिटनेस तो मनुष्य में आएगी तभी जब वो एक उसका जीवन संयमित होगा। सुबह को उठेगा, सुबह को पीटी करेगा, परेड करेगा, टाइम के ऊपर आने के बाद फॉल इन होगा और उसके सारे काम एक अनुशासन के हिसाब से चलेंगे, तब शरीर ठीक रहता है। अब आज की तारीख में जैसा और जब शरीर अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, मजबूत होगा और किसी भी राष्ट्र का भवितव्य उसके मजबूत इरादे वाले युवा और मजबूत भुजा बल वाला युवा ये होता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश अंकल। बोलिए। मैं श्वेता बेटा मुंबई से। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हम सेना को सत सत नमन करते हैं। मुझे भी मौका मिला तो मैं भी सेना में भर्ती होना चाहूंगी और हमारी सरकार से यह निवेदन करूंगी, देश की रक्षा के लिए हर घर से एक सदस्य को सेना में भर्ती करवाना अनिवार्य कर देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत। अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल आप देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हर हिंदुस्तानी को। और शुरुआत जब करनी होगी और सब लोगों से ना हो तो पहले नेताओं को, नेताओं के बच्चों को, नेताओं की बेटियों को, सरकारी बाबुओं को और उनके बच्चों से इसकी शुरुआत करके हर हिंदुस्तानी को कंपलसरी करना है कि सेना की शिक्षा और सेना में कुछ समय के लिए सेवा। जब आर्मी के तौर पर, जब सैनिक के तौर पर सीमा पर का दुख, दर्द और संघर्ष देखेंगे तब पता चला कि सेना क्या होती है। व्यक्तिगत जीवन में भी फायदे होंगे और केवल 2 ही नहीं बल्कि 150 से ज्यादा फायदे निकालकर हम आपके सामने लाए अगर इस देश में सैन्य शिक्षा और सेवा अनिवार्य होती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? बोलिए जी। मुझे ये कहना है सेना दिवस पर स्कूलों में सैनिक शिक्षा व सुभाषचंद्र बोस को बढ़ाया जाना चाहिए। पहले सैनिक परिवार देने वाले राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। जैसे 2017 की जनवरी की सर्दी की बर्फबारी में देश की जनता को पर्यटन में, जैसे हिमाचल जनता को पर्यटन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की वीर भूमि सैनिक भूमि पर जाएं ताकि नए सैनिक आए, न कि आतंकवादियों व सेना व पत्थर। बिल्कुल, ये अच्छी सूचना है। देश के जिन क्षेत्रों में जब तक बाकी योजना लागू ना हो लेकिन स्थायी तौर पर सैनिक जिन राज्यों से सबसे ज्यादा जाते, हो सकता है कि किसी अन्य मुद्दे पर उस राज्य का कंट्रीब्यूशन उतना ना हो, लेकिन उस मुद्दे पर जाते हैं जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, तो उनको भी विशेष सुविधाएं इस विषय के लिए दी जानी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं एक और पैकेज, आप जिससे मुद्दा और अच्छा समझें। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना को अपना पहला कमांडर मिला। आज ही के दिन भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ ऑफ मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली। भारतीय सेना ने आजादी से आज तक कभी भी देश को नीचा नहीं दिखाया।
आजादी के तुरंत बाद भारत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन हमारे राजनेताओं ने देश और सेना को नीचा दिखाया। वहीं 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। यह ऐसा समय था जब भारत भीषण गरीबी और अकाल से गुजर रहा था। भारतीय सेना लोगों को गांव-गांव जाकर राहत दे रही थी, लेकिन चीन के हमले ने भारतीय सेना को हाथ बांधने पर मजबूर कर दिया। हमारे सैनिक पहाड़ों में घिर गए। सरकार ने हवाई हमले की इजाजत नहीं दी। ऐसे में चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हमारी तत्कालीन सरकार हमारे 50 सैनिकों को पाकिस्तान से वापस नहीं ला पाई। इस बीच भारत में कई भूकंप आए, तब भी भारतीय सेना राहत सामग्री के साथ देशवासियों के साथ खड़ी रही। भयानक बाढ़ और भयानक सूखा देशवासियों को जब तब तोड़ता रहा। ऐसे में हमारे सैनिक ही थे जो हर वक्त प्रभावित लोगों के साथ खड़े थे। 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया। फिर हमारी सेना ने दुश्मन को धूल चटाई। आज भारत पर लगातार हमले हो रहे हैं, देश की सेनाओं पर अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में रात दिन डटे हुए हैं। वहीं कुछ लोग भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जी सर जी, जय हिंद। बोलिए। सेना दिवस पर सभी जवानों को सैल्यूट करते हुए और मीडिया जगत के सेनापति को सैल्यूट कर रहा हूँ। एक विचार युग में आचार भी रहा हूँ। ये सभी शिक्षा जगत में ये जो सैन्य शिक्षा है अनिवार्य करने का अनुरोध है और उस निमित्त जो है आम जनता के द्वारा प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को पहुंचाया जाए, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि तर्क दे, हम स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय दिखाते हैं। अब जब भी कॉल करें तो उस सेशन में जो चल रहा है उस पर बात करें तो मुद्दों में बढ़ोतरी होगी। केवल सारे लोग समर्थन करेंगे, अनुमोदन करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, क्या परिणाम होगा अगर ऐसा होता है तो। भारतीय युवाओं को पथभ्रष्ट किया जाता रहेगा। भारत के युवाओं को आधुनिकता के नाम पर देश और सेना के खिलाफ भड़काया जाता है। कहा जाता है सेना लोगों को कत्लेआम करती है। सेना को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, सेना लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे ही कई बातें बताई जाती हैं युवाओं को सेना से दूर जाने के लिए। भारत मानसिक रूप से गुलाम बन जाएगा। सेना के खिलाफ पहले भी कई ऐसे षड्यंत्र हुए हैं जो सेना की छवि को बदनाम करने के लिए थे, क्योंकि भारत को गुलाम करने वाले लोग जानते हैं कि जब तक भारत की सेना मजबूत है तब तक भारत को कोई गुलाम नहीं कर सकता। भारतीय जनमानस में सेना की छवि को बदनाम इसलिए किया जाता है जिससे देशवासियों में सेना के प्रति अविश्वास जागे। भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण बढ़ जाएगा। सीमाओं पर घुसपैठ और अतिक्रमण रोकने में सेना के साथ ही स्थानीय लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर सेना और स्थानीय लोगों में संबंध मधुर होने लगे तो कोई भी आतंकी अतिक्रमण की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे में कुछ लोग सेना और स्थानीय लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। चीन से हुए युद्ध में कैसे स्थानीय बच्चों और युवाओं ने सेना का साथ दिया। शहीद शैतान सिंह को कौन भूल सकता है जो चीन सेना से अकेले 8 दिन तक लड़ते रहे और उन्हें 2 स्थानीय लड़कियों ने खाने और हथियार लाने में सहायता की। एक सैनिक का मनोबल कम होगा जब एक सैनिक अपने घर से सेना में जाता है तो फिर वो पूरे देश का हो जाता है। वो हर भारतीय माँ का बेटा होता है। ऐसे में सैनिक सीमा पर सोचता है कि हर भारतीय उसके साथ खड़ा है और वो बिना अपने प्राणों और अपने परिवार वालों की परवाह किए देश के लिए लड़ता है। त्यागी जी, अभी हम बचे हुए इस सेशन में परिणामों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उपाय की दिशा में जाएंगे। परिणाम क्या देखते हैं, ये ना होने के परिणामों पर भी हम चर्चा करेंगे और होने के परिणामों पर भी करेंगे। किससे आप शुरू करेंगे? अगर सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई होती तो आप कल्पना कीजिए कि क्या कश्मीर के अंदर स्लीपिंग सेल्स होते? क्या पाकिस्तान ये कह पाता कि हम जो लोग कश्मीर में जा रहे हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? बिल्कुल। क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोग ये कह पाते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? क्या सेना एक लेते हैं, जेएनयू लेते हैं। आपने जो जेएनयू की बात की है, जेएनयू के अंदर हम कहने के लिए तो हिंदुस्तान का जो युवा हिंदुस्तान की बात करते वो भी है उसमें,
लेकिन वो तो पथभ्रष्ट भी है, पदभ्रष्ट भी है, मतिभ्रष्ट भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो है वो खराब यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पथभ्रष्ट करने वाले हमारे नेता हैं। हमको तकलीफ जब हुई और सेना को तकलीफ हुई और पूरे देश को तकलीफ हुई जब वहाँ ऐसे बयानों के ऊपर कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बहुत सारे लीडर्स पहुँच गए और कहने लगे ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये सेना के साथ कुशाराघात है। जो अपने जीवन का दान देकर, जो सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता को बचाए रखती है, उसके ऊपर सवाल उठाना और वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना कि तेरे टुकड़े होंगे, इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि कट्टर राष्ट्रवाद होता उनमें, सेना के सैनिक का जीवन पता होता, उसका समर्पण पता होता, उसका त्याग पता होता, खुद देकर आए होते, तो ऐसे प्रोफेसरों के द्वारा जो देश को तोड़ने के लिए जर्मनी और पता नहीं कितने कितने देशों के संस्थाओं से, एनजीओ से पैसे लेकर देश के युवाओं को ही भ्रमित करते हैं, उनके भ्रमित करने के बावजूद भी क्लासरूम में कोई भ्रमित नहीं होता। उल्टा क्लासरूम से इस देश का युवा खड़ा होता और ऐसे प्रोफेसर को कहता कि हम देख कर आए हैं, तुम हमको गलत बता रहे हो, और इसलिए ऐसे प्रोफेसरों की नौटंकी और षड्यंत्र भी बंद हो चुका होता। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई भी, सबके बच्चों को जरूर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई अनपढ़ भी है, अगर कोई 6वीं 7वीं 8वीं है उसे भी आर्मी में जरूर 4 साल के लिए 5 साल के लिए भेजना चाहिए। उसमें ये नहीं देना चाहिए कि ये अनपढ़ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इतना पैसा दबाए बैठे हैं, उनके बच्चे मजे ले रहे हैं और आर्मी वाले बेचारे मर रहे हैं। उन पे सब कोई कहता है कि हम आते हैं उसके लिए कमाई करने के लिए, पैसे नहीं मिलते, मरने के बाद ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, मरने के लिए कहा आते हैं, पैसे नहीं मिलता उसके बदले में। ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। विशेष रूप से बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए साल के महीने के कमा रहे हैं, उनके बच्चे जाने चाहिए। और उसके बाद मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ कि कोई अनपढ़ भी है, 6वीं फेल है, 7वीं फेल है, 4वीं फेल है, उसे भी विशेष रूप से भेजना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। और हमें सबको, मैं तो सबको कह रहा हूँ। धन्यवाद आपका। त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, एक नक्सली भावना समाज में पैदा हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूं, बल्कि मैं खुद बार बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लोग बिजनेसमैन के खिलाफ बहुत गंदी बातें बोलने लगे हैं। इस देश में सीमा की सुरक्षा जैसे जरूरी है, वैसे पैसे कमाकर इस देश का पेट चलाना भी जरूरी है। हर बिजनेसमैन चोर नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अर्थव्यवस्था किसी भी देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऐसी भावना जो देश में लोगों के मन में बड़े स्वाभाविक से कोई भी उसको पिक कर लेता है। जी, ऐसा ना हुआ होता अगर सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी रही होती। लेकिन अब की जा सकती है, और अब ऐसा नहीं है कि सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। सवाल ये है कि अब सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी करनी ही है। अगर इस देश को पूरी दुनिया का सरताज बनाना है, इस देश को सुरक्षित रखना है, तो सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी होनी आवश्यक है। उस आवश्यकता के लिए 2 बातें हैं सर। पहली तो ये कि केवल गोली चलाने को सैनिक ट्रेनिंग मान लेना गलत है। सैनिक ट्रेनिंग से कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है। बिल्कुल, सैनिक ट्रेनिंग से नेशनल इंटीग्रेशन भी आता है, और सैनिक ट्रेनिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन है। हमारे यहाँ एक एजुकेशन कोर होती है, और जैसे अभी पिछले कॉलर ने कहा कि साहब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी सैनिक ट्रेनिंग की जाए। यस, एजुकेशन कोर का काम यही होता था कि वो उन्हें सैनिक ट्रेनिंग के दौरान ही 10वीं क्लास तक के लेवल तक पढ़ा के सर्टिफिकेट देते थे। आज स्थिति ये हो चुकी है कि अब 10वीं पास और 12वीं पास लोग सेना में जाने लगे हैं। ऐसे में अगर एजुकेशन कोर को डिसबैंड कर दिया जाए, सिविल डिफेंस को डिसबैंड कर दिया जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने सैनिक ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी, तो फिर जो इनसे पैसा बचेगा उस पैसे से हर एक ज़िले में एक सुरक्षा स्कूल खोला जा सकता है। और सर, एक और बड़ी बात जो विडंबना हमारे यहाँ रही,
भरी जवानी के अंदर 35 साल की उम्र में करीब 65,000 सिपाही हर साल रिटायर होते हैं। उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर प्रशिक्षण है, अनुशासन है, उनके नॉलेज को, उनके तजुर्बे को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हर जिले में एक सुरक्षा स्कूल हो और उसको पढ़ाने वाले पूर्व सैनिक हों, और फिर जो प्राइवेट और नॉन प्राइवेट स्कूल हैं उनके लोग बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद 1 महीने के लिए उस जिले के उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, तो ये काम बहुत आराम से प्रैक्टिकली किया जा सकता है। और इसको देर करने के लिए हम इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल एक आइडिया मेरे दिमाग में है, और मैं जब ऐसी देश हित के आइडिया हो तो क्यों ना उसको तुरंत दर्शकों के साथ भी शेयर किया जाए। त्यागी जी, क्या इतने बड़े पैमाने पर जो सैनिक बाहर निकलता है, कुछ तो अपने अपने कामों में लगते होंगे, लेकिन क्या हम इनको किसी तरीके से साथ लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का जो काम वो सीमा पर करके आए हैं, वो समाज के सुरक्षा के लिए समाज के अंदर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिनमें इनका उपयोग किया जा सकता है? ऐसी योजना नहीं बन सकती? एक्सीलेंट सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो आदमी आपके सामने बैठा है वो राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय सैनिक संस्था की 22 प्रदेशों में इकाइयां खुल चुकी हैं, और हम 3 कोर्स चला भी चुके हैं, कौशल विकास और सैनिक प्रशिक्षण के, शुक्रताल में, जबलपुर में और झुंझुनू में। और वहाँ लोग पहले हमने फ्री चलाए, अब वो लोग ये कहते हैं कि साहब हमसे पैसा ले लो और हमको ये ट्रेनिंग दे दो। क्योंकि सैनिक ट्रेनिंग लेने के बाद में जो व्यक्ति है, जो लड़का है, जो 18 से लेकर 25 साल की उम्र का है, जिस रोज वो 15 या 20 दिन की ट्रेनिंग लेके खड़ा होता है, उस रोज उसकी मार्च पास्ट ठीक हो जाती है, और उसमें गर्व आ जाता है, स्वाभिमान बढ़ जाता है। उसको आप कहाँ चलाते हैं स्कूल को? हमने 3 जगह चलाया, शुक्रताल, कारगिल शहीद स्थल। तो क्या दिल्ली का भी कोई वहां जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। आज हम निर्णय करते हैं, सिर्फ डेट तय करेंगे। सुदर्शन में जो भी पत्रकार आज है और जो आने वाले दिनों में ज्वाइंट होंगे, उनको हम आपके स्कूल में सैन्य शिक्षा कंपलसरी करेंगे। जिसको सुदर्शन में ज्वाइंट होना है वो पहले आपके स्कूल में सैन्य शिक्षा लेके आए, उसके बाद सुदर्शन में उसको लेंगे। हम अपने से शुरुआत करेंगे, पूरे देश को कह रहे अपने से शुरुआत करेंगे। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये प्रपोजल हम डिफेंस मिनिस्टर को आज से करीब 6 महीने पहले भेज चुके हैं, जब हमने पहला कोर्स चलाया था, और उसमें हमने उनको चलिए सरकार तो जब करे, हमारा निर्णय हो गया, लाइव हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आई कांग्रेचुलेट यू एंड आई थैंक यू फॉर दिस। बिल्कुल। और एक बात और बोल देते हैं, जो ऐसे सैनिक हो जिनके घर के बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, या जो सैनिक रिटायर होने के बाद पत्रकार बनना चाहते हैं, हमारी सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी आज इस आर्मी दिवस के मौके पर उनको हमारी जो भी फीस है वो लेना अनिवार्य है, लेकिन उसको सीधे 50% का डिस्काउंट देकर ज्वाइन करवाएगी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। हम अपने लोगों को बताएंगे ये बात सर। बिल्कुल। और जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, ऐसे लोगों को ये उनकी सेवा हम करें, ऐसा हम आज इस सैन्य दिवस पर कहते हुए इस ऑफर को आपके सामने दे रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? हाँ श्रीमान जी, मेरा ये कहना है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ श्रीमान जी, मेरा ये कहना है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ में नेताओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल, ये सूचना पहले भी आ चुकी है। नई सूचना के लिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ बीएमएस नेगी बरेली से बोल रहा हूँ। हाँ एक्चुअली सर मैं आपका जो न्यूज देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपका मतलब इस टाइम हमें बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ। और जो भी ये मतलब करते हैं कि भाई एंटी इंडियन जो सोच रखते हैं, इनके खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया जाए, इनको एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि फ्यूचर में कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा कभी वो ऐसा इससे कभी ना कहें, कोई ऐसी बात करें। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया कुछ सैनिकों को, उसका भी वीडियो दिखाते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी उन चुनिंदा सैनिकों को सम्मानित करें। उनके साथ देश के रक्षा मंत्री भी हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, सेना के प्रमुख भी हैं, राष्ट्रपति भी है। तमाम ये जो कार्यक्रम आज सैन्य दिवस के मौके पर देश भर में किए गए, उनमें ये चुनिंदा आप उनके चेहरे के ऊपर का भाव, खुशी, उत्साह, समाधान देख सकते हैं। कैसे
उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री को मिलने के बाद भाव उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो को कॉल के दौरान भी देखते रहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं विजय कुमार बोल रहा हूं और आपके द्वारा की गई ये जो नीति है जो आप बता रहे हैं स्कीम बहुत बढ़िया है। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या कहते हैं उसमें जाने से पहले अपना क्या कहते हैं ये कार्यक्रम है जो ट्रेनिंग का ये ले, उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो सके। धन्यवाद। त्यागी जी, दिल्ली में रहते हुए हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो IAS ऑफिसर हैं उनको निर्णय करना होता है सेना से जुड़ा हुआ भी कोई उनको माने शूज़ लेने हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लेने हैं या जो भी चीज़ें उन तक जाने हैं, उसका निर्णय राजनेता लेता है जो कि पॉलिटिकल पर्सन है जिसका बैकग्राउंड सेना का नहीं है। IAS ऑफिसर लेता है जिसका बैकग्राउंड सेना का नहीं है। तो अगर IAS ऑफिसर भी स्वयं सेना में रहकर आया हुआ है, उसको ये कंपलसरी किया था जो कि हम मांग कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क होता पिछले 70 सालों में? अगर ऐसा रहा होता तो आज तक जितने ये आतंकी हमले हुए ये शायद ना हुए होते। ये सिर्फ इस वजह से है कि सेना और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक डिफरेंस रहता है और सच ये है कि ब्यूरोक्रेसी को डर लगता है केवल सेना के ऑफिसर से। होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट एक दफ़ा IAS बन गया, उसके बाद में आखिर में रिटायर होता है। सेना के अंदर चाहे सिपाही हो और चाहे ऑफिसर हो, उसे करीब करीब हर साल एक नया कोर्स करना पड़ता है। इट मीन्स दैट ही इज कंटिन्यूसली ऑन हिज टोज। लगातार केवल चाहे लड़ाई हो ना भी लड़ाई हो तो भी उसे कोर्स में रहना पड़ता है, यानी कि उसकी स्किल डेवलप होती रहती हैं। और यही कारण है कि जो फौज के आदमी ब्यूरोक्रेसी में आए वो नॉर्मल ब्यूरोक्रेट से 1000 गुना ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। हमारे देश का तकलीफ ये रही कि हमारे नेता जिन पे निर्भर करते हैं वो IAS ऑफिसर हैं जिन्हें कोई फौज का तजुर्बा नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए ये अगर होता तो चित्र कुछ अलग हो सकता था। कुछ और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद श्रीमान। हाँ श्रीमान, मैं आर्मी का एक्स हवलदार विनोद जोशी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी इच्छा है कि आपने जो मुहिम चलाई है बहुत बढ़िया चलाई है। धन्यवाद धन्यवाद। हम कहते कि केवल हमारी तारीफ मत करिए, हमें वो प्रेरणा तो आपके सब लोगों की इच्छा और भारत माता की ज़रूरत और जो भी हमारे संस्कार है उसके कारण है ही, इसलिए तारीफ मत करिए, हमें मार्गदर्शन करिए। आप मुद्दा दीजिए, तर्क दीजिए, सूचना दीजिए जो इस मुद्दे को जिस दिन भी जो मुद्दा है उसको और अच्छा कर सके। उपाय देख लेते हैं क्या हो सकता है। देश के हर प्राइमरी स्कूल में सैनिक शिक्षा दी जाए। सरकार को हर गांव और देहात के स्कूल में सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शामिल की जाए। इससे न सिर्फ युवाओं में सेना के आदर्श आएंगे बल्कि युवा मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे। फिर हम दुनिया को बोल सकते हैं कि अब वाकई भारत युवाओं का देश है। सेना के जाबाज जवानों की कहानी बच्चों को पढ़ाई जाए। सेना के जाबाज जवानों ने कैसे अपनी जान पर खेलकर देश और हमारी रक्षा की, क्योंकि हमारे जवान तो शहीद हो जाते हैं लेकिन उनकी जाबाजी हमें मालूम नहीं हो पाती। ऐसे में शहीद जवानों की जाबाजी को स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाए। युवाओं को मजबूत और आदर्शवादी बनाई जाए। हमारी सेना के जवान कितने मजबूत होते हैं ये बात दुश्मन जानता है, लेकिन इन जवानों को कैसे मजबूत बनाया जाता है इसे भी युवाओं को बताना जरूरी है, क्योंकि आज हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि भारत पर हर तरह से हमले हो रहे हैं। इजराइल जैसे देशों से युवाओं और सरकार को सीख लेनी चाहिए। इजराइल एक ऐसा देश है जहां हर ओर से आतंकी के हमले होते हैं, लेकिन वहां का हर युवा एक सैनिक है। वहां की सरकार ने देश की सुरक्षा हर तरफ से इतनी मजबूत कर दी है कि कोई आतंकी आसानी से हमला नहीं कर सकता। सेना के खिलाफ भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कुछ लोग बोलते हैं कि आजादी के नाम पर सेना के खिलाफ युवाओं को भड़काते हैं। ऐसे लोगों को पहले तो सीमा पर आतंकी हमले वाली जगह पर भेजा जाए, फिर एक बंदूक थमाकर कहा जाए अब दिखा अपनी देशभक्ति। लेकिन ये लोग सिर्फ भाषणबाजी करते हैं और दुश्मन के इशारे पर नाचते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद।
हाँ हेलो हेलो, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से बुरहानपुर जिले से बोल रहा हूँ, राजू ताड़े जी। हाँ, ये जो हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, प्राइमरी स्कूल में, तो तभी से हमें बच्चों को देश प्रेम और सेना की एक पाठशाला शुरू करना चाहिए, बच्चों में देश प्रेम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। कॉल तो लगा। आप कनेक्टेड है, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ बोलो। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमको बार बार कहने के बावजूद कुछ नए कॉलर नहीं समझते, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल रूम से दिए जाते हैं उसको समझे तो आपका भी और दर्शकों का समय नहीं जाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं उदगीर से बात कर रहा हूँ। हाँ। 125 करोड़ लोग सैनिक होना चाहिए। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे होना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो नेताओं को जो बॉर्डर पे भेज दिए, बॉर्डर पे भेजो उनको पहले। उदगीर मराठवाड़ा से बोल रहे हैं क्या? सभी नेताओं को बॉर्डर पे भेजो पहले। उदगीर मराठवाड़ा से बोल रहे हैं? हाँ, उदगीर मराठवाड़ा से बात कर रहा हूँ। चलिए धन्यवाद। त्यागी जी की बात चलती है। त्यागी जी, अगर कार्यक्रम में अब तक हम उपाय की दिशा में कुछ छूट गया हो जिसको आप जोड़ना चाहते हो? जी, दो तो मैं उपाय बताना, दो सजेशन देना चाहता हूँ। एक तो ये कि हर गांव के अंदर या कम से कम एक पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल अवश्य होता है। उस प्राइमरी स्कूल का नाम उस एरिया के किसी शहीद के नाम पे, या अगर उस एरिया का कोई शहीद नहीं है तो किसी राष्ट्रीय शहीद के नाम पर रखा जाना चाहिए। नाम रखने से ही लोग बाग उस शहादत के बारे में कुछ जानेंगे। दूसरी बात, हर एक जिले के अंदर करीब करीब एक शहीद स्मारक पार्क होता है, जहां उस जिले में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम के पेड़ या उनके नाम के पत्थर या दीवार पे या शहीद स्तंभ लिखा होता है। बिल्कुल। जब भी कोई बाहर का डिग्निटरी उस जिले के अंदर आता है तो एक ये कंडीशन लगा दी जाए कि पहले वो शहीद स्थल में जाएगा, उनको रीत चढ़ाने के बाद तब वो अपने कार्यक्रम करेगा। इससे शुरुआत होगी शहीदों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसकी। ये दो सुझाव हम देना चाहते हैं। और एक बात और, जो सैनिक ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें और हैं। जैसे कितने लोगों को मालूम है कि हमारे संविधान के अंदर सेक्शन 51A है जिसके अंदर कर्तव्य दिए गए हैं। वो कर्तव्य नहीं मालूम, लेकिन सैनिक ट्रेनिंग के अंदर एजुकेशन क्लास में ये बताया जाता है कि भाई हमारे 11 कर्तव्य हैं, वो क्या हैं। हम थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन उसमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी और उसका बलिदान इस तरह का था कि आज और पुराने और नए और आने वाले नेता भी अगर इकट्ठे मिलकर बैठ जाएं तो उसके बराबर नहीं हो सकते। उसी के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर 50 लड़के बैठे हैं उसमें से एक एक को आप इम्प्रॉम्प्टू एक टॉपिक दीजिए और बोलने के लिए कहिए, बिल्कुल वो भी उसका फायदा हो सकता है। तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि सैनिक जब 1, 2, 3, 4, 6 महीने के बाद बन के निकलता है तो वो किसी भी जगह काम आ सकता है। अगर ऐसा ना हुआ होता। बिल्कुल। और त्यागी जी, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि हम सुदर्शन में वर्तमान जो सुदर्शन परिवार के सदस्य, हम स्टाफ नहीं कहते, हम नौकर नहीं कहते, हम परिवार के सदस्य कहते, उनको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग आपके स्कूल में देने की जो बात मैंने कही है उसकी डेट भी तय कर देते हैं, क्योंकि केवल राजनीतिक लोगों की तरह बयानबाजी हम नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 तारीख को जन्मदिन है और जिनकी ये इच्छा थी कि हर हिंदुस्तानी को सैनिक बनाना चाहिए, उससे हम शुरुआत करते हैं। और पहली बैच में खुद सुरेश चौहान के रहेगा। 23 तारीख से इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है सर, ये बात तय हो गई। 23 जनवरी से लेके अगले 15 दिन तक सैनिक ट्रेनिंग का एक कंडेंस्ड कैप्सूल चलाया जाएगा कारगिल शहीद स्थल शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल। और अगर आप रहेंगे, अगर आप उसमें 2 दिन भी आए तो सर आप 2 ही दिन में देखना। 2 दिन नहीं, मैं तो ऐसे शिविर 7-8 दिन के, महीने के कर चुका हूं। फिर भी जब मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं तो अपने से करूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से करते। चुनाव चल रहे हैं, बहुत व्यस्तता है, बाकी भी मार्च एंड और सब चीज़ों की चिंता है, लेकिन इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और आखिर ये देश उसी को मानता है जो बोलता है और करता है, और इसलिए मनसा वाचा कर्मणा एक होनी चाहिए। और इसलिए ये घोषणा मैं लाइव में आपके सामने इसलिए भी करता हूँ क्योंकि दबाव रहना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है। मैं आपका आभारी हूँ, आप आए, टाइम निकाला। मित्रों,
ये केवल एक बात नहीं है, ये एक अभियान है, एक ऐसा अभियान जो हर हिंदुस्तानी को सुधर सकता है। हमारे पुरखों ने जो आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उससे जो हमको आज़ादी मिली, उसके हम फायदे उठा रहे हैं। हम कर्तव्य नहीं ज़्यादा पूरे कर रहे हैं। हम पैसे कमाने वाले, पैसे खर्च करने वाले, पैसे ना मिलने वाले तमाम सारे लोग अपेक्षा देश से करते हैं, लेकिन हम देश को देते क्या है? कम से कम देश को हम खुद क्या दे सकते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे लेकर जिसके पास सब कुछ है, उस तक एक व्यक्ति ज़रूर एक बात दे सकता है कि खुद अच्छा नागरिक बनकर देश को कुछ अपने आप को समर्पित कर सकता है। यही अगर सारे 125 करोड़ बनेंगे तो पूरा देश अच्छा बनेगा। और अच्छा बनने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर कुछ होती है संस्कारों के साथ, शरीर की और मन और तन और मन की, तो सेना में हो सकती है। और इसलिए हमने आग्रह किया है, अपने से शुरुआत करें, अपने संस्थान से करें। अगर आप भी आपके संस्थान में ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमको बताइए, हम अपने चैनल से उसको प्रसिद्धि देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।